बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नया जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये नहीं समझना कि मैं जो है ना कोयटा से जो है ना जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। असल में काफ़ी जो है ना मुझे सर्दी लग गई थी, और फिर जो जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ ये लेक्चर जो है, तो मुझे जो है वो दरवाजे वो खोलना पड़ते हैं, तो बड़ी ठंडी हवा ऊपर आती है। ठीक है। तो वो बड़े से बड़ा आदमी भी जो है ना वो ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ लोकेटेड ऑन द थर्ड फ्लोर, और इन सराउंडिंग देयर इज़ नो सच बिग बिल्डिंग कि वो जो है हवा को रोक सके। तो इस वजह से जो है, अच्छा जी, हम जो है ये देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट हमने थोड़ी सी माइक की एडजस्टमेंट में एक्चुअली कर रहा था। हमने ये लास्ट जो है लेक्चर हमने बनाया था, और उसमें जो है हमने जो लिस्ट बनाई थी एडजस्टमेंट्स की, हमने जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर जो है हमने लिखा था 5 6 7 8 9 जो है ना कि हमें एडजस्टमेंट बनानी पड़ती हैं, ख्याल रखना पड़ता है। तो उसमें जो है हमने पहला था कि नंबर 5 और 6 के ऊपर पेमेंट की रिकॉर्डिंग हमने करनी थी। किस तरीके से करनी थी कि हम पेमेंट को जो है डायरेक्टली जो है ना कैपिटल अकाउंट में भी हम डेबिट कर सकते हैं, हम पेमेंट को डायरेक्टली जो है एक्सपेंस अकाउंट में भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक तीसरी कंडीशन हमने देखी थी, उसमें तो कोई मसला नहीं था। जाहिर है आपने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग में ही डेबिट करेंगे, आप उसको एक्सपेंस तो डेबिट नहीं करेंगे। और आपने अगर सैलरी पेमेंट की है तब आप उसको सैलरी में ही डेबिट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसको बिल्डिंग में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, सही ना। पीछे जितने जो है पता नहीं 70 75 लेक्चर हैं, उनमें हम बात वाज़ेह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। लेकिन एक पेमेंट ऐसी होती है, तो वो जो है जिसका बेनिफिट जो है ना तो बहुत लॉन्गर रन में आप लेते रहते हैं, ना ही उसका बेनिफिट जो है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है इट एग्जॉस्ट। बल्कि नॉर्मली वो जो है तकरीबन नेक्स्ट 12 मंथ पे जो है ना वो फैली हुई होती है। ठीक है। तो अब उस असल मसला उस पेमेंट का है कि वो पेमेंट जो है ना उसको हम कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे लिखा था कि नंबर 2 है, सम एक्सपेंडिचर डू नॉट गिव्स अस बेनिफिट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस या नाइदर, यानी कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना वो बेनिफिट होता है। सही है। बल्कि वो 3 4 5 इट मे एक्सटेंड टू 12 मंथ। ठीक है। अब इस बारे में बात हो रही थी, और ये हमने जो है हमने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। अब उसके अंदर फिर हम आगे बढ़े थे, हमने यहाँ पे लिखवा दिया था कि नॉर्मली जो है कितने टाइप्स की ये पेमेंट्स होती हैं जो कि हम बात कर रहे हैं, कि ना ही वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग उसमें होती हैं, उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, ना ही वेरी शॉर्ट यानी कि इंस्टेंटली, यानी कि इट्स बेनिफिट एक्सपायर्स। बट थोड़ा सा जो है ना हम उसको लॉन्गर पीरियड में लेके चले जाते हैं, 4 5 6 महीने या इवन 12 मंथ। वो कौन सी होती हैं? वो पेमेंट होती हैं ऑफिस सप्लाईज हम खरीदते हैं। अब सप्लाईज क्या होती हैं? सप्लाईज पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत कई दफ़ा कि सप्लाईज आपकी पेपर है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, आजकल तो नहीं होता प्रिंटर होता है, प्रिंटर का टूनर होता है, वो लिखा है, प्रिंटिंग पेजेस होते हैं। सही है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आपके डस्टर्स वगैरह होते हैं, समझ गए होंगे कि सारी ना ये तमाम चीज़ें जो है ऑफिस सप्लाईज में होती हैं। तो ये जो है जब ख़रीदारी करते हैं तो उसको हमारे पास नॉर्मली इसको जो है हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, भाई ऑफिस सप्लाईज में डाल दो इसको। ठीक है। हम इसको एक्सपेंस में नहीं डालते। सही है।
अब इसको हमने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर क्या होगा? इसी तरीके से अगर हम रेंट देते हैं तो नॉर्मली कहीं एडवांस लिखा होता है और कहीं प्रीपेड रेंट होता है, तो इस वजह से मैंने दोनों ही जो है ना लिखा है कि एडवांस या प्रीपेड, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि बच्चे जो है ना करें कि भाई ये तो आपने एडवांस बोला था, ये लफ्ज़ प्री पेमेंट आ गया। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है मसला, इस वजह से मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं। इंश्योरेंस हम पेमेंट करते हैं, ज़ाहिर है इंश्योरेंस की पेमेंट जो भी होती है वो पूरे 1 साल के लिए होती है। ये जस्ट आई एम गिविंग यू अ वेरी क्विक, यानी कि वेरी ब्रीफ जो है ओवरऑल। तो इंश्योरेंस मैंने कहा था कि उसमें आई थिंक एडवांस का लफ्ज़ मैंने बताया था, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि एडवांस इंश्योरेंस नहीं। इसमें जब भी इंश्योरेंस की पेमेंट होगी लॉन्ग रन के लिए, तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ नॉर्म्स हैं आपके, ठीक है, जो हो रहे होते हैं। अब आप कहीं सवाल कहीं कोशिश करेंगे कि यार ये इंश्योरेंस का पेमेंट की थी और इन्होंने एडवांस इंश्योरेंस तो लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं है तो ये एडवांस नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ एडवांस, लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम प्रीपेड का, प्रीपेड इंश्योरेंस। और हम सैलरीज देते हैं, सैलरीज के अंदर दोनों ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, एडवांस सैलरी और प्रीपेड सैलरी। अमूमन जो है लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है सैलरीज के लिए वो एडवांस सैलरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इट्स वेरी वेल नोन वर्ड। अच्छा जी, ये हमने ये देख लिया। अब हम जो है नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें फर्दर जाने से पहले जो है जो मैंने यहाँ पे बताया था उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एसेट होता है तो क्या कंडीशंस आएंगी, सही है, और एक्सपेंस होगा तो क्या कंडीशंस आएंगी, सही है। तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ समझ ली तो फिर आगे इनको जो है हैंडल करना इट बिकम रादर वेरी इजी, सही है। तो अब मैं ये चीज़ मिटा दूंगा, ये वाली मिटा दूंगा मैं, वो रहने दूंगा थोड़ी देर के लिए, सही है। और फिर यहाँ पे हम काम करते हैं, चलिए आओ तुसी आओ मेरे नाल जी। अब इसके अंदर जो है एक तो ये मैं बता दूं कि ये लेक्चर जो है ना मैं रोक रोक के जो है ना, क्योंकि मुझे लिखना इसमें ज़्यादा पड़ेगा, तो मैं इसको पॉज करूंगा, देन आई विल राइट इट वॉट एवर आई वॉन्टेड टू, देन आई विल एक्सप्लेन इट। क्योंकि बहुत कई दफ़ा हो रहा है कि मैं लिखता हूँ और फिर मेरी समझ में आता है कि नो दैट इज़ नॉट द राइट सेंटेंस, तो फिर मैं आई विल रब दैट आउट और फिर उसको जो है ना नया सेंटेंस बनाता हूँ। तो इस वजह से जो है व्हेन एवर आई विल स्टॉप एंड रिज्यूम इट, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया जो है ना बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। दिस इज जस्ट बिकॉज के मुझे जो है आप मुझे डेवलप करना पड़ा है कि आपको जो है ये किस तरीके से आपने लिखना है अपनी जो है नोटबुक्स के अंदर, टू मेक इट एज अ परमानेंट जो है ना नोट्स, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएंगे। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मैंने वक्फे में जो है आपको लिख दिया यहाँ पे कि हम ये देख चुके हैं कि पहले के व्हेन यानी कि वी मेक पेमेंट, इसका मतलब ये होता है कि हम एक्सपेंडिचर जो है कर रहे होते हैं। ये लास्ट हमने लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है, रिमेंबर लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। ये दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर 2। पिछला मैंने रब नहीं किया है, बाद में कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हम आते हैं कि मैंने ये भी लिख दिया कि अब पिछले लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए कि अगर हम पेमेंट्स जो कर रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर्स की जो हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, अब वो नाइदर कैपिटल में रिकॉर्ड हुई, ठीक है, और ना ही एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो रही है। अब आप कंफ्यूजन के शिकार हैं कि यार ये पूरी जो है पेमेंट का जो बेनिफिट है वो अभी तो ख़त्म नहीं हो रहा, ना ही इसका बेनिफिट हम लॉन्गर रन में लेंगे, तो हम इसको
यानी कि ये हो जाता है आपका फिक्स एसेट, ठीक है। और ये तो इट रिमेन द एक्सपेंस, ये चला जाता है आपका बैलेंस शीट में, और ये चला जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। इस वजह से बार बार जो है ना, जस्ट डेवलप योर माइंड, योर थिंकिंग, सही है, कि ये क्यों करते हैं हम इसको। लेकिन कैपिटल का मतलब ये है, ये तो फिक्स हो गए, तो मिनिमम जो है ना 5 साल जो है ना आपको जो है बेनिफिट देंगे, और स्लोली 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 इसकी जो हमने कॉस्ट पे की है वो, यानी कि कन्वर्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस, जो कि हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं। Depreciation reduces the cost of the capital expenditure which is known as fixed assets, और एक्सपेंस है नहीं, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी आगे हमको 5, 6, 7, 8, 10 महीनों तक हम लेते रहेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसी वजह से लिखा है कि एसेट मींस द अमाउंट लेफ्ट आउट एंड इट, ये इट है, इफ नहीं है, एंड इट विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, कि अगले पीरियड में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे जब अगला पीरियड हम बात कर रहे हैं, तो ये पीरियड होता है एक्चुअली जनवरी टू दिसंबर या जुलाई टू जून, जुलाई टू जून। ईयर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये करंट ईयर है 2022 हो गया, और जुलाई टू जून ये भी 2022 हो गया। पिछला जो अगर था तो 2021 होगा, और ये डेफिनेटली 2000 ये भी 21 होगा। लेकिन ये शुरू होगा जुलाई से, ठीक है, और ख़त्म होगा जून पे। और पहला जो है ये दो और बहुत अकाउंटिंग ईयर होते हैं, यार ये भी लिख दूं, मैं पहले बता चुका हूं मैं। एक अकाउंटिंग ईयर होता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, और फोर्थ होता है नॉर्मली अक्टूबर, अक्टूबर टू सितंबर। नॉर्मली जो है ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, और ये भी इस्तेमाल होते हैं। ये बाकी इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एंड इट डिफाइंस FBR के आपका अकाउंटिंग ईयर ये होगा। हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सही है, वो डिसाइड करता है, आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो अब इसका क्या मतलब है, लेफ्ट ओवर इट विल बी यूज इन नेक्स्ट पीरियड। यहां में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मंथ, सही है, नेक्स्ट मंथ की बात नहीं कर रहा, सही है, ये बात कर रहा है नेक्स्ट पीरियड की, सही है। ये जहन में रखना सवाल के अंदर। तो डेफिनेटली अगर वो एक सितंबर के महीने का उसने डाटा दिया है, और उसने कहा नेक्स्ट पीरियड, तो नेक्स्ट पीरियड जाहिर है अक्टूबर ही होगा आपका, सही है। तो उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अमूमन हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि इसकी जो है ना वो क्या है, 12 महीने है या कितने महीने। लेकिन नॉर्मली जो है हमें इससे सरोकार नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड की, तो इसका मतलब यह है क्या, नेक्स्ट मंथ नहीं है एक्चुअली, बल्कि नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर। ईयर क्या मतलब है, ऑल दीज, कि कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां पे खत्म हो रहे हैं। जहां पे खत्म हो रहे हैं
तो नेक्स्ट जो है जो पीरियड होगा, अब ये सितंबर पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? अक्टूबर से, ठीक है, ये नेक्स्ट पीरियड है, इसका कहां से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से, ठीक है। इसका कहां से रिकॉर्ड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है? जून। इसका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट पीरियड जुलाई से, और इसका कहां से स्टार्ट हो रहा है? इसका स्टार्ट हो रहा है जनवरी का, और यह है नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। या PER लिख दूं, पता नहीं, ओके, नेक्स्ट पीरियड। तो नेक्स्ट पीरियड से मुराद ये है, और जब करंट पीरियड से मुराद ये होती है तो दिस इज योर करंट पीरियड, ये करंट पीरियड है। और नेक्स्ट पीरियड विल स्टार्ट, नेक्स्ट पीरियड विल स्टार्ट कहां से? जनवरी से, जुलाई से, अप्रैल से एंड अक्टूबर से। तो ये चीज़ जो है मैंने इस वजह से दोबारा मैंने बताई है कि ये करने के लिए, ये समझने के लिए, यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पीरियड एंड नेक्स्ट पीरियड। अगर आपके पास जो है एक महीने का डाटा दिया हुआ है तो आपके पास करंट पीरियड यही होगा, सही है। और नेक्स्ट पीरियड क्या होगा? अक्टूबर का, ये नेक्स्ट पीरियड हो जाएगा। और अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर का, NOV, नवंबर का आएगा तो ये नवंबर का, अक्टूबर के लिए नेक्स्ट पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सो ऑन। लेकिन दिसंबर में जाके ये हो गया एंड, दिसंबर, अक्टूबर का, ये इसका, ये इसका, तो सब नेक्स्ट पीरियड क्या होता जा रहा है। लेकिन दिसंबर के बाद ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, ओके। और न्यू अकाउंटिंग आपका पीरियड शुरू हुआ, न्यू अकाउंटिंग आपके पास पीरियड होगा जनवरी से। मैं बंद करता हूं, अभी अजान हो रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने देख ली। ये आपके पास एक्सपेंस जो है, इसका मतलब होता है कि अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड, ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होगा, यूटिलाइज या कंज्यूम्ड, ठीक है। यूज का मतलब है यूटिलाइज, या यूज भी हो सकता है या कंज्यूम्ड भी हो सकता है, ठीक है, या यूज्ड। ये यहां पे भी लिख देता हूं मैं यूज्ड। तो ये चीज जो है कहां पे? करंट ईयर पीरियड में, यानी कि करंट पीरियड के अंदर आपने यूटिलाइज कर ली, एंड व्हाट इज योर करंट पीरियड, दिस। तो ये चीज को समझना, अपने दिमाग में बिठा लेना, तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को करने में, उसको समझने में। एक्चुअली जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको समझने में, आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और आपका जो है असिस्टेंट लेके आया है कि सर ये जो है ना इतना इतनी चीज़ है, तो उसको किस तरह से आप जो है ना इवेल्युएट करोगे उसकी इंफॉर्मेशन को, सही है। इंफॉर्मेशन तो आपके पास से हर जगह से आ रही होगी, एवरीबॉडी इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि दिस अमाउंट हैज़ बीन यूटिलाइज, दिस अमाउंट हैज़ बीन लेफ्ट ओवर फॉर नेक्स्ट पीरियड। अब नेक्स्ट पीरियड क्या है? अगर आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पीरियड का मतलब है नेक्स्ट मंथ। और अगर अकाउंटिंग पीरियड के एंड के बाद वो कह रहा है कि ये चीज़ें बच गई हैं, लेफ्ट ओवर होंगी नेक्स्ट पीरियड के अंदर, तो इट मीन्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, सही है। तो इसको आपने समझना है। अब हम फर्दर जो है ना इसको करते हैं, मैं पॉज करके इसको मिटाता हूं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी।
अभी इसको जो है हमने थोड़ा और फर्दर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं इसको अपने लेक्चर को आई विल रिज्यूम, आई विल स्टॉप इट, देन विल राइट इट समथिंग जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर लिखना है। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो आप लोगों को भी, आप लोग भी नहीं लिखोगे, आप तो वैसे भी नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो लेकिन वेन एवर यू सी द लेक्चर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली जो है ना, क्योंकि मैं वही लिख रहा हूँ, मैं वही कोशिश करूँगा बोलूँ जो कि मैं लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा कि क्योंकि मुझे बहुत मिटाना पड़ रहा और ये सब करना पड़ रहा, इस वजह से मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आई विल नॉट राइट एनीथिंग। अब यहाँ पे हम आगे बढ़े अपने कि एक्सपेंस को हमने देख लिया। अब पहला हम आए कि अगर मैंने पेमेंट जो है ना रिकॉर्ड की, क्या एसेट, यानी अभी मैं कोई एक्सपेंस उस मैं उसका नहीं बता रहा कि उसका नाम क्या था, एक्सपेंस का या एसेट का नाम नहीं बता रहा। हमें ये बताना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया है तो क्या होगा, और मैं एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा तो क्या होगा, ठीक है जी। तो अगर मैं कंडीशंस, वी मस्ट नो द कंडीशंस, ठीक है, तो फिर हम कुछ भी सवाल, कोई सी भी कंडीशन को बहुत आसानी से जो है ना हैंडल कर सकते हैं। इन रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। जाहिर है रियल लाइफ में जब भी काम करोगे जब बुकिश नॉलेज तुम्हारे पास बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, जब भी हमने पेमेंट की, हमने कहा कि हम इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, हमने रिकॉर्ड कर ली। यानी कि ये वो एसिड हैं जिनके बारे में हमें ये नहीं पता चल रहा कि यार मैं इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करूं या एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करूं, ठीक है। दे हैव बोथ नेचर। एक तो नेचर हमने देख लिया, बिल्कुल प्योरली जो है ना एक्सपेंस है, ठीक है। एक का नेचर हमने देख लिया, ये जो पेमेंट है प्योरली बिलोंग्स टू फिक्स एसेट या कैपिटल नेचर की होती हैं। लेकिन कुछ पेमेंट्स ऐसी होंगी, वो आप देखेंगे कि जो जिनमें ड्यूल जो है ना खासियतें होंगी, कुछ खासियतें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की होंगी और कुछ खासियतें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की होंगी, सही है। एंड वो जो है नेक्स्ट जो है 12 मंथ में, सही है, नेक्स्ट 12 मंथ में, मैं पीरियड की बात नहीं कर रहा, नेक्स्ट 12 मंथ में वो स्लोली जो है उसको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा और उस पेमेंट को अब पूरी जो है यूटिलाइज कर लेंगे, उसका बेनिफिट ले लेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई भी हमने एक्सपेंस लिया, पेमेंट किए, हमने एसेट को डेबिट कर दिया, कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जब आपको जब किसी भी जगह का ट्रायल बैलेंस देखेंगे, चाहे वो सवाल के ट्रायल बैलेंस हो या किसी इदारे का ट्रायल बैलेंस हो, वो जब देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा होगा कि आपने ये फलां एसेट के अगेंस्ट आपने पेमेंट की। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये पेमेंट तो एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, इदारा ये कह रहा है कि ये पेमेंट हमने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड की। कोई मसला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वेरी क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इंफॉर्मेशन आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई होगी। अभी यहाँ पे जाहिर हम पढ़ रहे हैं तो सवाल के अंदर दी हुई होगी कि ट्रायल बैलेंस में आप यू विल फाइंड आउट कि ट्रायल बैलेंस की फिगर्स क्या हैं। वहाँ ये पता चला कि यानी कि जो 4 अभी हम पढ़ेंगे वो कौन सी 4 जो है पेमेंट्स हैं जिनका जो है दे हैव ड्यूल जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो अभी हम वो 4 नहीं पढ़ रहे, सही है, क्योंकि उनके अलावा भी हो सकती हैं। हमें पढ़ना है ब्रॉडर जो है ना कैनवस के ऊपर, हमें लिमिटेड नहीं होना। हमने नुक्ते को नहीं देखना, कैनवस के ऊपर नुक्ता लगा देना नहीं, हमने कैनवस को देखना है कि कितना बड़ा हमारा कैनवस है, हम कितने नुक्ते देख सकते हैं उसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, एसेट कोई भी XYZ जो है ना जिसकी ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है ना आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई मसला नहीं है। बीइंग एन अकाउंटेंट आप क्या करते हो कि आपने कहा कि अच्छा
या अपने असिस्टेंट को बोलोगे कि जाके जो है ना उसकी जो है ना बैलेंस देख के आओ कि हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर यही आपका ऑफिस स्टेशनरी का कितना बैलेंस है। आपने जो है आपके असिस्टेंट ने कहा कि सर मैंने जो है ना ये वो बैलेंस जो चेक किया है और तकरीबन जो है 10,000 का जो है जो स्टेशनरी आइटम है हमारे पास अभी रखा हुआ है और ये 10,000 का जो स्टेशनरी आइटम है ये नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। ये अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है इस पीरियड के अंदर। अब जहन में बिल्कुल आपको आना चाहिए कि पीरियड से मुराद क्या है, क्योंकि सवाल के अंदर पीरियड जो है नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पीरियड का नॉर्मली मतलब ये होता है कि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया, मैं यहीं पे हूँ। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि 10,000 रुपये वो आया आपका असिस्टेंट और उसने कहा कि 10,000 की अमाउंट जो है का स्टेशनरी आइटम जो भी हैं वो जो है ना ये पड़ी हुई हैं और इसको हम नेक्स्ट पीरियड में इस्तेमाल करेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है कि जो आपने पेमेंट की है, जो आपने खरीदारी की है किसी भी एसेट की, वो ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है। लेकिन खरीदारी तो आपने करके अपने पास रख ली, यूटिलाइज कितनी हुई या अनयूटिलाइज कितनी रह गई, वो जो है आपको एडजस्टमेंट डाटा जो है के थ्रू जो है ना मिलेगी। ये जो इंफॉर्मेशन मिली, इट इज गिविंग इन्फो अबाउट एसेट अमाउंट। अब ये जो हमने बंदा भेजा उसने क्या किया, उसने कहा कि 10,000 की स्टेशनरी रह गई है आपके पास, हमारे पास अभी रखी हुई है और हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ही इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट अमाउंट विच इज टू बी यूटिलाइज इन नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो सवाल में नेक्स्ट पीरियड का मतलब नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है और नेक्स्ट पीरियड भी हो सकता है। अच्छा जी, अब ये उसने दे दिया। अब उसने ये नहीं बताया कि भाई कितनी यूटिलाइज हो गई, ये नहीं बताया उसने। उसने कहा कि भाई 10,000 का माल जो है ना ये रह गया, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो हो सकता है वो ये कह देता कि हमने जो है ना 40,000 का जो है एक्सपेंस जो है ना हमने माल जो है ना यूटिलाइज कर लिया। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहला हमें बेस करना पड़ेगा एक्चुअली हमने रिकॉर्डिंग कैसे की है। ठीक है, रिकॉर्डिंग की है हमने एसेट के तौर पर, बस ये याद रखना है हमने। अब इन्फो हमको मिल रही है किसकी, एसेट की। क्यों मिली, वो आया उसने कहा कि 10,000 का जो है ना अमाउंट रह गया है, स्टेशनरी आइटम पड़े हुए और वी कैन यानी कि यूटिलाइज इट। आपने कहा ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे हम ये देखेंगे कि ये हमने ऑब्जर्व किया कि सी वी हैव रिकॉर्डेड पेमेंट एज एसेट। हमने जब पेमेंट की, ये मैं 2-3 दफा रिपीट कर चुका हूं, जब हमने पेमेंट की थी उस वक्त एसेट के तौर पर रिकॉर्ड की थी। और ये कहां से हमको पता चला, हमने ट्रायल बैलेंस के से इंफॉर्मेशन ली और डाटा फॉर एडजस्टमेंट जो है, जो आपको मिला अकाउंट, आपके असिस्टेंट ने आपको दिया या XYZ किसी भी पर्सन ने आपको दिया। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, वो भी एसेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आपने पेमेंट रिकॉर्ड की एसेट के तौर पर, आपको एडजस्टमेंट का जो डाटा मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी जो है ना एसेट अमाउंट की मिल रही है। अब क्या करें, अब आप फंस गए। अब आपको ये देखना है कि मैंने से मुराद ये है या आपसे मुराद ये है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। सही है, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और मैं और आप जब भी यानी कि आई विल टॉक, इसका मतलब है बिजनेस। तो बिजनेस ने कितना यूटिलाइज किया, ये सबसे अहम चीज है। और ये जो यूटिलाइज किया, इट बिकम योर एक्सपेंस। वो तो जब
वो एक्सपेंस हो गया, यहां पे मैंने कहीं लिखा है, हाँ, नाउ हियर वी मस्ट फाइंड आउट द अमाउंट दैट हैज बीन कंज्यूम्ड या यूटिलाइज इन करंट पीरियड। अब मुझे तो यहां इंफॉर्मेशन मिली ट्रायल बैलेंस से उस अमाउंट की जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ अभी तक, और उसके बाद एडजस्टमेंट डाटा की जो इंफॉर्मेशन मिली वो भी उस अमाउंट की मिली जो कि अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। अब मुझे किस चीज की कैलकुलेशन करनी है या इंफॉर्मेशन लेनी है उस अमाउंट की जो कि कंज्यूम्ड हो गया करंट पीरियड के अंदर, जो कि हमने यूटिलाइज कर लिया करंट पीरियड के अंदर, वो हमने निकालना है। और उसको निकालने के लिए इट्स वेरी 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 सिंपल मेथड। सही है, दो अनयूटिलाइज अमाउंट दी हुई हैं आपको, अनयूटिलाइज या अनकंज्यूम्ड अमाउंट दी हुई है, तो यू कैन इजीली जो है फाइंड आउट द अमाउंट विच हैज बीन कंज्यूम्ड, या यानी कि जो भी एसेट है विच हैज बीन कंज्यूम्ड। जाहिर है पेमेंट हमेशा बड़ी होगी, पेमेंट में से ही आप कंज्यूम कर रहे हो ना, और पेमेंट से ही आप जो है आपके पास अनकंज्यूम्ड आइटम है, तो पेमेंट इज द मेन सोर्स। सही है ना, तो अब आप पेमेंट से ही आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हम दिस कैन बी डन वेरी इजीली इफ वी डिडक्ट, यहां पे लिख लेता हूं मैं क्योंकि स्पेस छोटी है, इफ वी डिडक्ट, अगर हम डिडक्ट कर दें क्या, यानी कि डिडक्ट फ्रॉम, फ्रॉम भैया, यानी कि ट्रायल बैलेंस अमाउंट जो कि आपकी पेमेंट अमाउंट है। लेकिन रिमेंबर कि मैं डेबिट क्रेडिट ये सब इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एक जनरल वे में रह के बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मैंने कोई इस्तेमाल नहीं की कि ये डेबिट हो गई या क्रेडिट हो गए, मैं बात कर रहा हूँ यूटिलाइज, कंज्यूम्ड, अनकंज्यूम्ड, पेमेंट, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में जो है ना आ जाए अच्छी तरह से। तो ट्रायल बैलेंस अमाउंट जो होती हैं वो ऑलवेज जो है पेमेंट अमाउंट होती हैं, उसमें से द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग डाटा, एडजस्टिंग डाटा की जो कि नेक्स्ट पीरियड में, पहले तो हमने ये बात नहीं कर देना कि मतलब या ये एडजस्टिंग डाटा में ये फिगर दी हुई तो हमने माइनस कर ली, नहीं, पहले हमने अपनी बात को इस्टेब्लिश करना है कि हम ये माइनस क्यों कर रहे हैं। माइनस इस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास दो एसेट की अमाउंट है, एक ट्रायल बैलेंस में दी हुई है और एक जो है आपको इंफॉर्मेशन मिली कि ट्रायल बैलेंस की अमाउंट जो थी उसमें से इतना हमने कंज्यूम कर लिया और इतना इतना माल हमारे पास पड़ा हुआ है। सही है, तो दो एसेट अमाउंट हैं, इस वजह से ट्रायल बैलेंस की अमाउंट में से, ये तो आपकी एक समझ लें फिक्स रहेगी, ट्रायल बैलेंस की अमाउंट में से जो भी काम करेंगे ट्रायल बैलेंस की अमाउंट से कहीं हम करेंगे, उसमें से जो है जो कि अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग डाटा, यानी कि मीन्स amount left over for next period, जो कि एसेट है, ठीक है, जो कि एसेट है। मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिखता, मैं कॉमा डाल देता हूं, ठीक है, ठीक है, ये सही है। ये कौन से एडजस्टमेंट डाटा, वो एडजस्टमेंट डाटा जो आपको बता रहा है जो कि लेफ्ट ओवर अमाउंट है
नेक्स्ट पीरियड में जो कि यूटिलाइज होगी, और दिस अमाउंट इज कॉल्ड एसेट अमाउंट। तो बहुत आसानी से आपने माइनस कर दिया। आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस अमाउंट जो था 50,000 में से आपने एडजस्टिंग डाटा अमाउंट को आपने माइनस कर दिया। ओह, तो 1 लाख हो गया। क्या कर रही हूँ, ये क्या चीज आ गई, ये आ गई आपकी अमाउंट कंज्यूम। जो कि आपकी हो गई एक्सपेंस। अमाउंट कंज्यूम्ड आपकी एक्सपेंस है। यहां तक आपकी यकीनन समझ में आ गया होगा। टाइम देखूं मैं, यस। तो एक्सपेंस अमाउंट है। अब क्या करेंगे आप, अब तो बात ही खत्म हो गई। मैं कुर्सी खींचता हूं, इसको बंद करता हूं। तो यहां पे हमने ये लिख लिया कि हमें ये निकालना था कि एसेट अमाउंट, हम एक्सपेंस अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। दो एसेट की फिगर्स दी हुई हैं, तो इजीली इट कैन बी डन कि वो एसेट जिसकी पेमेंट हुई है वो ऑलवेज जो है ना बड़ा अमाउंट होगा। तो जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, उस अमाउंट में से एडजस्टिंग डाटा का जो एसेट अमाउंट है वो आप निकाल दीजिए। तो आपके पास अमाउंट कंज्यूम्ड आ गया कि 40,000 रुपये। 50 में से 40 निकला, तो 40,000 रुपये जो है ना अमाउंट आपको एक्सपेंस जो है ना हो गया। अब हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। आपको मालूम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ये होता है कि एसेट जो है व्हेन एसेट इंक्रीज यानी कि रिकॉर्ड करना है, तो जब व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और व्हेन एसेट जो है इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन नहीं, व्हेन एसेट इज भाई यार, when expense is increase it is recorded on debit side, और when जो है asset is decrease it is recorded on your credit side। तो हम एडजस्टमेंट जो है ना डाटा डालेंगे। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ मैं।